हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। सो हम कर रहे थे चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे आपका पूरा जो चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कंप्लीट हो जाए। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। Price of elasticity of demand for a product is unity। देखिए यहाँ पे लिखा है यूनिटी। तो यूनिटी मतलब कब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिक में आ जाता है, यूनिटी में आ जाता है। ठीक है, तो इस वर्ड को आपको समझना होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये कब होता है, when ED is equal to 1 होता है। आप लोग को याद होगा, तो ED इज इक्वल टू जब 1 होता है तब हम क्या लेते हैं, उसे यूनिटी मानते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मानते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आते हैं। अ हाउस होल्ड बाय 25 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। तो एक हाउस होल्ड है, वो 25 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट खरीदती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना P1 और P और Q। उसके बाद आएगा P1, उसके बाद आएगा Q1। ठीक है, और फिर हम निकालना है डेल P और फिर निकालेंगे अपन लोग डेल Q। जो चीज़ हम लोग को पहले से निकाल के रखी है वो हम लोग लिख लेते हैं। चीज़ें जो क्वांटिटी डिमांड है वो 1 है, ये हम लोग को ऑलरेडी पहले लाइन में बता दिया है। अब इनमें से कुछ चीज़ें दी होगी, कुछ नहीं दी होगी। जो नहीं दी होगी उसको हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, तो हाउस होल्ड बाय 25 यूनिट्स। तो पहला तो ये लिख लीजिए कि 25 अपना Q1 है, 25 यूनिट्स दे दिया है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट। तो 5 रुपीज एक का रेट है, 5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, 5 रुपए रेट में 25 मिनट रेट पर। अब इफ द प्राइस राइजेस बाय 1, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि इफ द प्राइसेस राइज बाय 1, मतलब 1 रुपए का कीमत बढ़ जाए तो ये 1 रुपए P1 नहीं है, ये सीधा उसने डेल P दे दिया है कि भाई 1 रुपए कीमत बढ़ गई। तो अभी हम क्या निकालना है, P1। P1 कितना होगा, सिंपल सी बात है, P1 कितना होगा, डेल P प्लस P, मतलब 5 प्लस 1 दैट इज 6 रुपीज। 6 रुपए कीमत हो गई। तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विल हाउस होल्ड बाय। तो कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हाउस होल्ड खरीदेगा। तो ना तो हमें Q पता है और ना ही डेल Q पता है। तो हम अपने फॉर्मूला मानते हैं। फॉर्मूला क्या बताते हैं, फॉर्मूला क्या है आप लोग को याद होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल P इनटू P अपॉन Q। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूला आपको अभी तक रेडी जाना चाहिए। अब हम फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल Q कितना है हमें नहीं पता, डेल Q को रख देते हैं वही का वही। ED कितना है, ED पहले 1 रख देते हैं। ओके, अब डेल P कितना है अपना, डेल P है 1 रुपीज, 1 इनटू P कितना है 5, Q कितना है 25। तो कितना हुआ, 5 1 से 5, 5 5 से 25। So 1 is equal to del Q upon 1 into 5, तो 5 आ जाएगा। ये इधर आया, 5 is equal to del Q। तो del Q की वैल्यू हम लोग को पता चल गई। ओके स्टूडेंट, del Q की वैल्यू हम लोग को पता चल गई। अब del Q हमारा जो आंसर आया है del Q का वो है 5, del Q है 5। अब आपको यहाँ देखना है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, कम होती है। क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, Q1 क्या होगा, Q1 होगा कम। तो कम होगा मतलब Q माइनस डेल Q कर देंगे। Q की जो वैल्यू है उसको डेल Q कर देंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो भी डिमांड थी पुरानी, प्राइस जब बढ़ गया है, प्राइस 1 रुपए से बढ़ा है तो डिमांड कम होगी। हम लोग चीजें बहुत समय से पढ़ रहे हैं, तो डिमांड कम होगी तो हम उस चीज को माइनस करते हैं। तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी, Q1 इज इक्वल टू Q25 माइनस 5, Q1 इक्वल टू
20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स की डिमांड होगी। आप चाहे तो आंसर में लिख सकते हैं, आंसर इज द हाउस होल्ड बाय a 20 units of product if price rise by 1 रुपीज। ठीक है, तो चाहे आप इसको जस्टिफाई करना चाहो, जस्टिफिकेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इफ द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, यहाँ पे लिख सकते हो इफ प्राइस increases quantity demand decreases। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। इफ द प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, ये जो डेल पे उतना ही डिक्रीज होगा। तो ये आपका एक जो टिपिकल टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ बन जाता है। आइए एक और न्यू टाइप के जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो न्यू क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर स्पेंड 80 रुपीज ऑन अ कमोडेटिव, सो 80 rupees in a commodity when its price is 1 rupees, okay, and spend 96 rupees when its price is 2 rupees per unit. Calculate the price elasticity of demand for the commodity by percentage method। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज हम लोग करते हैं वही करेंगे। हम सबसे पहले लिख लेते हैं P1 और डेल P। ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे Q1 डेल, क्योंकि हमको हर चीजों के लिए मतलब चाहे मेथड को से भी परसेंटेज और प्रोपोर्शन मेथड हमें फॉर्मूला में ये लिखना पड़ेगा। लेकिन इस बार बहुत चेंज है, इस बार हम लोग क्या दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया है। एक्सपेंडिचर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ई से, ये ई। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना था, तो पहले का एक्सपेंडिचर, तो पुराना एक्सपेंडिचर ई लिख लेते हैं और नेक्स्ट का E1 लिख लेते हैं। दो एक्सपेंडिचर हमारे पास रहेंगे। तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसे लिख देता हूं। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो हमको क्वांटिटी निकालनी है, तो सिंपल है, क्वांटिटी इक्वल टू, तो Q इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। सिंपल बात है, कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं। अगर मैं 100 रुपए का 10 पेन लेके आ रहा हूं तो एक पेन कितने का होगा, है ना, या फिर 10 रुपए का एक पेन है, बस 100 रुपए पेन ला रहा हूं, कितना पेन लेके आऊंगा, सिंपल सी बात है 10 पेन लाऊंगा। वही फॉर्मूले में इन्होंने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लोग लिख देंगे। तो क्या होगा, अपना क्वांटिटी में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर कितना है, अपना एक्सपेंडिचर है 80, कितना एक्सपेंडिचर 80। ठीक है, और दूसरा है 96। तो क्वांटिटी की डिमांड कैसे निकालेंगे अपन लोग, सिंपल सा Q निकालेंगे अपन लोग, पहला इससे निकालेंगे Q। ठीक, बगल में कर देता हूं मैं, Q इक्वल टू 80 अपॉन प्राइस कितना है, पहले सब लिख लेते हैं, सॉरी पहले लिखते हैं प्राइस कितना है, पहले प्राइस 1 है, 1 रुपीज। दूसरे बार 2 रुपीज आ गया, प्राइस यहाँ दिया है 2 रुपीज है। क्वांटिटी डिमांड को पता नहीं है, डेल P कितना होगा, P1 माइनस P, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। डेल P कितना आ गया अपना, डेल P कितना आ गया हमारा 1 रुपीज। ठीक है, ये हुआ चेंज इन प्राइस, पहले 1 रुपए का था, 2 रुपए मिलने लगा। क्लियर है, क्वांटिटी के बारे में हमको पता नहीं, यहाँ से हम क्वांटिटी निकालेंगे। तो क्वांटिटी क्या है अपना, एक्सपेंडिचर कितना है अपना 80 रुपीज, प्राइस कितना है 1, तो क्या आएगा इसका आंसर 80 आएगा। तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं हम लोग 80 यूनिट्स। ठीक है ना, 1 रुपए का 1 यूनिट था, 80 रुपए लेके गया था, 20 कितना था, 20 रुपीज टोटल, है ना, दोनों रुपीज में दिया था। 20 रुपीज को डिवाइड कर लेंगे हम लोग, 80 रुपीज को डिवाइड कर लेंगे
1 से तो 80 यूनिट्स आ जाएगा। नेक्स्ट 96 दिया है और रुपए कितना 2 रुपए, तो इसको भी हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे। Q1 कितना हुआ 96 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 96 डिवाइड बाय 2 48, तो यहाँ पर लिखेंगे 48 यूनिट्स ये उन्होंने खरीदा। तो 48 यूनिट्स आ गया, Q1 आ गया, Q आ गया। कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, तो सिंपल है Q डेल Q निकालेंगे। डेल Q का फॉर्मूला कितना है अपना, डेल Q का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q, तो Q1 कितना है अपना 48 माइनस 80 कितना का -42, ये क्या हुआ डेल Q, ये क्या हो गया डेल Q। क्लियर है। अब क्या हो रहा है परसेंटेज मेथड से हमको कैलकुलेट करना है, तो पहले कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन यहाँ पे चाहो तो फॉर्मूला ये सिंबल लगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो ऊपर आएगा अपना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेल P अपॉन P इंटू 100, तो कितना आ गया डेल P कितना है 1 अपॉन पुराना P कितना था वो भी 1 था इंटू 100, तो कितना आ गया चेंज 100%। क्लियर है। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो कितना होगा क्वांटिटी डिमांडेड का डेल Q अपॉन Q इंटू 100। कैलकुलेट कर लेते फटाफट, इसे कैलकुलेट करते हैं। डेल Q कितना है अपना, डेल Q है -32, Q कितना था हमारा 80 इंटू 100, ये कट गया 8 1 सा 8, 8 4 सा 30, 8 4 सा 30, तो -4 इंटू 10 इक्वल टू -40% चेंज आया है, कितना है 40% का चेंज आया है। तो अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमको परसेंटेज मेथड लगाना है, तो आएगा डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या परसेंटेज मेथड का एसटीडी डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, तुम लोग क्या करना इसको फुल फॉर्मूला है, कोई लिखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड तो पूरा लिखेगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा, मेरे पास जगह की कमी है, मैं शॉर्ट में लिख के समझा रहा हूं। ओके, तो कितना जो है -40 अपॉन 100 क्रॉस कितना का -0.4, ठीक है। और क्या होगा आगे जाकर के माइनस को हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस को क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 0.4। तो क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ है, मैं इधर से यहाँ लिख रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ है देखेंगे, तो क्या है ED इज लेस देन 1, एक से लेस है, कम है 0.4 आया है, तो क्या होगा 1 कब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कब कम होता है जब कम इलास्टिक होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलास्टिक, लिख सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलास्टिक। कंप्लीट हो गया। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मेनली पूछे जाएंगे। अगर आपको और किसी क्वेश्चन में डाउट जा रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए उस क्वेश्चन को, मैं बिल्कुल उसका सॉल्यूशन बना करके वीडियो बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।